अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज उर्दू साल 2 का हमारा लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 के अंदर आपको बताया गया था जो सबक जो हमारा था वो उमर बिन अब्दुल अजीज़ मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़, तो उनकी हालात ज़िंदगी और उनके बारे में आपको बताया गया था। लेकिन अजीज़ बच्चों, उस सबक में से एक तो आपका पेपर में खुलासा आता है जो सवाल नंबर 4 आता है, और जो इस नसर के अंदर सबक होता है, सबक में से एक पैराग्राफ आता है या जिसको इबारत कहते हैं, इक़्तिबास कहते हैं, तो उसकी आपने सियाक़ व सबाक़ के हवाले से तशरीह करनी होती है, जिसमें आपने हवाला मतन भी देना होता है और उसकी तशरीह करनी होती है। तो हवाला मतन जो होता है हवाला मतन, तो ये वाला मतन जो होता है ये पेपर के अंदर 2 नंबर का होता है। इसी तरह सियाक़ व सबाक़ जो होता है ये आपका पेपर के अंदर 3 नंबर होता है, 3 नंबर का होता है। इसी तरह नंबर 3 तशरीह करनी होती है आपने उस पैराग्राफ की, उस इबारत की, तो ये आपकी 10 नंबर की होती है। इसी तरह आपके टोटल नंबर इस सवाल के 15 बन जाते हैं, और इसी तरह आपका 10 नंबर का खुलासा आता है। तो हम अब देखते हैं कि हवाला मतन होता क्या है और इसके क्या मानी है, इसके मफ़हूम क्या बनता है, क्या होते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है। तो हवाला मतन जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी माना होते हैं पता, निशान, इशारा। हवाला मतन के लुग़वी माने होते हैं क्या होते हैं, हवाला जो है, हवाला के जो लुग़वी माने होते हैं वो होते हैं पता, निशान, पता, निशान, इशारा, सनद। तो ये हवाला के माने ये होते हैं, ठीक है। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसी तरह जो मतन होता है, मतन भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक है। मतन भी क्या है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और जिसके मानी होते हैं, लुग़वी मानी है किताब की असल इबारत, किताब की असल इबारत, ठीक है। मतन के ये मानी होते हैं। और दूसरी बात जो है इसका ये होता है किताब की वो इबारत जिसकी तशरीह की जाए, किताब की वो इबारत होती है जिसकी तशरीह की जाए। और उसके साथ हवाला मतन जो है आमतौर पर ये दोनों मिला के लिखे जाते हैं। हवाला मतन ये इस तरह दोनों मिला के लिखे जाते हैं। तो हवाला मतन लिखने के लिए जरूरी है कि तमाम नसरी असबाब अच्छी तरह कम से कम 2-3 बार आपने पढ़े और होनी चाहिए। और आपने एक बात याद रखनी है कि सबक का जो उन्वान है वो बिल्कुल वही होना चाहिए जो सबक का है। बात करते हैं कि हमारे तो किसी और सबक की होती है और उसका हवाला मतन कुछ और दिया होता है, और इसी तरह आपके ये 2 नंबर काट सकते हैं। और दूसरी बात हवाला मतन की ये है कि जो आपने मुसन्नफ का नाम लिखा है, जो आपने सबक का उन्वान लिखा है, वो उसमें इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, इमला भी दुरुस्त होने चाहिए। तो जो पिछला सबक हमने पढ़ा था बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो पेपर में अगर उसमें से आ जाता है पैराग्राफ, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे सबक का उन्वान, फिर मुसन्नफ का नाम। सबक का नाम था ये, थोड़ा सा इधर साइड पे करके लिख दें, हवाला मतन, ये इससे आगे शुरू करना है आपने। तो मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अजीज़, और मुसन्नफ का नाम अल्लामा शिबली
नमानी। ठीक है, वो बच्चे जिनकी राइटिंग स्पीड ठीक है, लिखाई ठीक है, या पेपर में जो तेजी से लिख सकते हैं, तो वो इसमें दो चीजें और भी शामिल कर सकते हैं। वो क्या, एक माखज, ठीक है, और दूसरी आप सिंह। ठीक है, अब माखज ये है मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज जो सबक है, ये मुसन्नफ अल्लामा शिबली नमानी की कौन सी किताब से लिया गया है? तो ये लिया गया था मकालात शिबली जिल्द 11 से लिया गया था। और इसकी सिर्फ क्या थी? इसकी सिर्फ जो है ये मकाला या सीरत नगारी थी। इसकी सिर्फ थी मकाला या सीरत नगारी थी। तो ये हवाला मतन आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर वो बच्चे जिनको माखज याद नहीं है, जिनको सिर्फ याद नहीं है, तो फिर आप इसको ना लिखें, आप ये दोनों के अगर लिख दें तो तब भी आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला वतन था जो हमने जिससे बात की। उसके बाद आता है आपके पास सियाक और सबाक। सियाक व सिबाक। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इबारत जो है सबक के दरमियान से ली गई हो, सबक के दरमियान से इबारत ली गई हो, दरमियान से इबारत ली गई हो, तो फिर इससे पहले जो पीछे सबक जो शुरू जहाँ से हुआ है वहां से लेकर इस इबारत तक जो हिस्सा बनेगा वो आपका सियाक बनेगा। ठीक है, और दरमियान से आखिर तक जो आपका हिस्सा बनेगा वो आपका सिबाक बनेगा। ठीक है, और अगर फर्ज करते हैं कि इबारत जो है एग्जामिनर सबक के शुरू से दे देता है, इबारत जो है आपकी सबक के आगाज से आ जाती है, तो फिर आप जो है सियाक नहीं लिखेंगे, उसका सिर्फ सिबाक ही लिखेंगे। और अगर इबारत जो है वो सबक के आखिर से आ जाती है, ठीक है, अगर इबारत सबक के आखिर से आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, इसका सबाक नहीं लिखेंगे बल्कि सियाक लिखेंगे। यानी कि आखिर से लेकर फिर पीछे सबक के शुरू तक जितने भी कुछ सबक के अंदर बयान किया गया उसको आप मुख्तसर अंदाज में लिखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि सियाक और सबाक जो है ये कम से कम 8 से 12 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 3 नंबर का होता है। और इसमें तलबा एक अहम गलती ये भी करते हैं बच्चों, कि सियाक और सबाक लिखते वक्त क्या करते हैं, ये सियाक उन्होंने लिख लिया और इसका अलग लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, सिबाक लिखेंगे। ठीक है, और इसको अलग कर देंगे, ये 2 पॉइंट बना देंगे। ऐसा नहीं करना, ये गलत है। सियाक और सबाक जो है, सियाक और सबाक जो है ये एक ही तरकीब है। ठीक है, इसको पेपर में इकट्ठे लिखना होता है, ये एक ही तरकीब है, पेपर के अंदर इसको एक इकट्ठे लिखना होता है, राजा ही लिखना। हाँ, अलबत्ता आप इस तरह कर सकते हैं कि सियाक सबाक का टाइटल देकर इसका जो ये इन्वान देकर आप लिखेंगे कि जब सियाक लिखेंगे तो लिखेंगे तशरीह तलब इबारत से पहले मुसन्नफ बयान करते हैं। तो इसमें फिर आप ये चीज़ें लिख दें। फिर जब आप इबारत जो दी गई है उसका सवाल लिखना शुरू करेंगे तो आप लिखेंगे तशरीह
तलब अबारत के बाद मुसन्नफ बयान करते हैं। ये चीजें आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन लिखना के ठाई है ये नहीं ये सियाक अलग लिख दें और सुबाक अलग लिख दें। और ये सियाक को सुबाक 3 नंबर का होता है। आपके जो इबारत होती है उसकी जो तशरीह करते हैं तो ये आपका 3 नंबर का होता है। आप देखते हैं कि इसका मानी क्या है, इसकी मफहूम क्या है। सियाक इसके मानी क्या बनते हैं और सिबाक जो है किसको कहते हैं। तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है सिबाक, जो सियाक जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी होती हैं रब्त मज़मून। इसके मानी है रब्त मज़मून। जो सबक दिया गया है उसका आगे इस सबक के साथ लिंक काम करना है, हिसाब के कायदे या तर्ज चलाना वगैरह, ठीक है। ये इसके मानी बनते हैं हिसाब, गिनती, हिसाब, ठीक है। एक मानी इसका बनता है गिनती, ठीक है। एक मानी इसका बनता है गिनती और इसके साथ हिसाब के कायदे भी जा सकते हैं। सियाक के मानी में आपको बता रहा हूं, हिसाब के कायदे। और जो सिबाक है ये भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है दौड़ में आगे बढ़ना। इसके मानी बनते हैं दौड़ में आगे बढ़ना, दौड़ में आगे बढ़ना और हिसाब में महारत हासिल करना। हिसाब में महारत हासिल करना, ठीक है। और इसके साथ रब्ते कलाम। तो सियाक और सिबाक दरअसल एक ही तरतीब होती है, इसको अलग अलग नहीं लिखना चाहिए। इससे मुराद तशरीह तलब अबारत से पहले और बाद का मतन ही होता है जिसे मुख्तसर करके इस तरह आपस में जोड़ा जाता है कि अबारत का रब्त सबक से कायम हो जाए। तो सियाक और सिबाक का बुनियादी मकसद ये होता है। अब आगे आ जाती है आपकी तशरीह। तो तशरीह कैसे करनी है और तशरीह करते वक्त आपने किन असूलों को ज़हन में रखना है। तशरीह आती है ये 3 नंबर पे आपका पॉइंट आता है। सियाक और सिबाक करते वक्त आपका 3 नंबर का जो पॉइंट आता है अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लफ्ज़ी मानी है खोल कर बयान करना। तशरीह के मानी है खोल कर बयान करना, तफसील से बात बयान करना या तफसील से कोई बात बयान करना। इल्म में बदन का तमाम हिस्सा उसके अहवाल बयान करना भी तशरीह में आता है। तो अजीज बच्चों, तशरीह के मैं आपको कुछ असूल बताने जा रहा हूँ जिनको आपने ज़हन में रखना है। तो तशरीह करते वक्त सबसे पहली बात यह है कि आप वज़ाहत से इसको लिखेंगे। तशरीह जो होती है, जो आपका पैराग्राफ दिया गया होता है, जो इबारत दी गई होती है, जो इक़्तिबास दिया गया होता है, उसका आपको 3 गुना ज़्यादा बढ़ा के लिखना होता है। और ये बहुत अहम हिस्सा होता है तशरीह, जिसमें आपने वज़ाहत से लिखना होता है और इबारत को आसान सादा अल्फाज में लिखना होता है। नंबर 1, इबारत को सादा और आसान अल्फाज में आपने लिखना होता है। और उसके बाद दौरान तशरीह अगर कोई जुमला या फिक्रा अजमाली तौर पर बयान हो तो उसकी वजाहत करनी होती है। कोई जुमला जो फिक्रा अजमाली तौर पर उसमें इस्तेमाल हो रहा हो तो उसकी आपने वजाहत करनी है। उसके बाद दौरान तशरीह हम मानी अक़वाल आ गए, आयात, अहादीस और अशार की सूरत में 1-2 हवाले दर्ज किए जाने चाहिए। दौरान तशरीह
आपको ये चाहिए कि आपके ज़हन में अगर कोई अक़वाल हैं या अहादीस उसके मुतल्लिक़ अगर आपके ज़हन में कोई है या फिर कोई शेर आपके ज़हन में आ गया, अगर आपके ज़हन में कोई अशआर या शेर मौजूद हैं तो तशरीह के अंदर उसको भी आपने लिखना होता है। अगर हवाला उर्दू ज़बान का ना हो तो हवाला लिखने के बाद नीचे छोटी ब्रैकेट में इसका तर्जुमा ज़रूर लिखें। बाज़ बात क्या होता है बच्चों, बाज़ बात क्या होता है कि तशरीह करते वक्त पैराग्राफ के अंदर या इबारत के अंदर कुछ अल्फाज अरबी के भी आ जाते हैं, कुछ हदीस आ जाती है, या तशरीह के इबारत के अंदर कोई फारसी का कोई मक़ूला भी दिया जा सकता है, तो उसका जो उर्दू तर्जुमा आपने करना है उसको ब्रैकेट में कर दें तशरीह करते वक्त। ठीक है, ये तीसरा आपको असूल बता दिया गया है। अगर हवाला उर्दू ज़बान का ना हो तो हवाला लिखने के बाद नीचे छोटी ब्रैकेट में इसका उर्दू तर्जुमा जरूर लिख दें। इबारत में अगर किसी तलमी या तारीखी वाक़या की तरफ इशारा किया गया है तो इसकी वजाहत करनी है। इल्म और बयान के अंदर कुछ चीज़ें आपने पढ़ी होंगी जिसमें तशबीह आ जाती है, फिर उसके साथ इस्तिआरा आ जाता है, फिर तलमीह आ जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें इबारत के अंदर आ जाती हैं उनकी आपने खूब वजाहत करनी होती है, तफसील से बयान करना होता है और उनको खोल कर बयान करना होता है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि तशरीह करते वक्त इबारत के अंदर जो असल जो मतन है उसके जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उनको आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इंतहाई सादा अंदाज में आपने तशरीह करनी है। तो ये थी आपकी तशरीह जो 10 नंबर की होती है। ठीक है, और दूसरी बात इसका जो आपका नसर है उसमें सवाल नंबर 4 जो आता है वो होता है बच्चों खुलासा। सबक का खुलासा लिखना होता है, ये सवाल नंबर 4 होता है जो आपने खुलासा लिखना होता है। तो इसमें आपने मुसन्नफ का नाम लिखना होता है, मुसन्नफ का नाम लिखना होता है। ठीक है, ये अगर आप लिख दें तो आपका 1 नंबर हो जाता है। उसके बाद आप शुरू करेंगे सबक का खुलासा, इधर लिखें सबक का खुलासा। ठीक है, तो ये आपका होता है 9 नंबर का। ठीक है, ये आपके पेपर का सवाल नंबर होता है 4 और ये 10 नंबर का होता है। और पिछला जो सबक पढ़ा मुनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज उसको आपने 2-3 मरतबा गौर से पढ़ना भी है और उसका खुलासा भी आपने तैयार करना है। तो तलबा के लिए जो ज़रूरी रवायात हैं खुलासा लिखते वक्त किन बातों को आपने ध्यान में रखना है। तो पहली बात यह है कि जो सबक खुलासा लिखते वक्त ऐसा नहीं कि जो वाक़यात पहले सबक के अंदर बयान किए गए हैं उनको आप बाद में कर दें और बाद के जो वाक़यात हैं उनको पहले कर दें और सबक की जो तरतीब है उसको आगे पीछे कर दें। ये खुलासे के अंदर ऐसा नहीं करना, बल्कि खुलासा जिस तरह सबक की तरतीब है उसी तरह तरतीब के साथ आपने लिखना होता है। सबक का खुलासा लिखते वक्त गैर अहम बातें खुलासा में ना लिखें। यानी कि बहुत तलबा क्या करते हैं कि उनको खुलासा से तैयार नहीं होता तो वो सबक के अंदर खूब गपशप अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है और आपका खुलासा जो है सबक के मुतल्लिक़ भी होना चाहिए और उसमें गैर जरूरी बातें ना शामिल करें, गपशप ना लगाएं अपनी तरफ से। और सबक का खुलासा जो है ये 1 तिहाई होना चाहिए। अगर सबक जो है उसके 4 मसलन उसके हिस्से बनते हैं तो ये तीसरा हिस्सा होना चाहिए। खुलासा मुसलसल लिखना चाहिए, इसमें ज़िमनी सुर्खियाँ ना दी। खुलासा को क्या करना होता है, मुसलसल आप लिखें, मुसलसल
लिखें। और इसमें ज़मीनी सुर्खियों से मुराद ये है कि आप पॉइंट्स देकर ना लिखें। जिस तरह मजमून के अंदर पॉइंट्स दिए जाते हैं वो पॉइंट्स नहीं देने, बल्कि आपने सादा अंदाज में लिखना है। फिर खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। मुसन्नफ के अल्फाज, अंदाज और मुकालमों को हाउ काऊ खुलासे के अंदर शामिल ना करें। कि जिस तरह किताब के अंदर जो सबक है, जिस तरह के अल्फाज उसके अंदर बयान किए गए हैं, वही अल्फाज हाउ काऊ कॉपी करके आप खुलासे के अंदर ना शामिल करें, बल्कि उनको सादा अंदाज में खुलासे के अंदर बयान करें। उसके बाद बयान करने का अंदाज बयानिया अंदाज इख्तियार करें। ठीक है, खुलासे के अंदर बयानिया अंदाज इख्तियार करें। ठीक है, और उसके साथ सबक को सिर्फ किताब में बयान किया गया समझकर खुलासा लिखें और खुद अपनी तरफ से इजाफा ना करें। अपनी तरफ से हवालाजात या तासरात या राय या तनकीद को बिल्कुल शामिल न करें, और खुलासा में तशरीह का अंदाज जो है इख्तियार न करें, बल्कि तमाम अहम बातों को मुख्तसर जामे करके लिखें। और खुलासा सबक में इख्तिसार और जामियत के साथ रवानी और असल का लुत्फ भी बरकरार रहना चाहिए। और सबक का खुलासा इबारत जो है पैराग्राफ बनाकर लिखें। इसमें खुलासा जो है आप पैराग्राफ बनाकर लिखें। इससे जो है इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। और एक इबारत जो है कम से कम 7 से 10 सतूर पर मुश्तमिल होनी चाहिए। जो पैराग्राफ आप खुलासा के अंदर बना रहे हैं, तो उसकी जो सतर आप लिखते हैं वो 7 से 10 लाइनों तक पैराग्राफ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप 15 लाइनों का पैराग्राफ बना लें, ये तरीका गलत है। आपका बता दिया गया है सवाल नंबर जो 4 है और सवाल नंबर 3 जो पेपर के अंदर है उसके बारे में आपको बता दिया गया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मज़ीद जो है आपको रहनुमाई दी जाएगी।